हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया। यहाँ पर मैं जीवी चौधरी आपको फिजिक्स पढ़ाती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको इस वक्त रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ा रही हूँ। रोटेशनल मैकेनिक्स जहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास पढ़ चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या होता है? देखो, टॉर्क होता क्या है एक्चुअल है ना, इसके जो कॉन्सेप्ट है ना रोटेशन मोशन के, आपको लीनियर मोशन से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, क्योंकि जब हम लीनियर मोशन पढ़ते हैं ना, तो हमें ये रोटेशन मोशन के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम अपना टॉपिक पकड़ते हैं टॉर्क। टॉर्क का सिग्निफिकेंस ये होता है, इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है इस साइन से। तो देखो, टॉर्क होता है क्या? अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूं, तो लीनियर मोशन में जो वर्क फोर्स का होता है ना, वही वर्क हमारा टॉर्क का होता है रोटेशनल मोशन के अंदर। ठीक है, यानी टॉर्क हमारा एक फोर्स है। क्या है टॉर्क? टॉर्क इज अ फोर्स, बट द डिफरेंस इज टॉर्क इज ट्विस्टिंग और रोटेशनल फोर्स। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशनल फोर्स या फिर ट्विस्टिंग फोर्स को हम टॉर्क बोलते हैं। ट्विस्टिंग यानी ट्विस्ट, घुमाने का काम करता है जो फोर्स। ठीक है, तो टॉर्क इज अ ट्विस्टिंग फोर्स। तो टॉर्क अ ट्विस्टिंग फोर्स, ओके, जो हमारी ऑब्जेक्ट के रोटेशन को चेंज करने का काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है? ये हमारी ऑब्जेक्ट के रोटेशन को चेंज करने का काम करता है। इस फोर्स को हम ट्विस्टिंग फोर्स बोलते हैं। तो ये हमारा रोटेशन फोर्स होता है। देखो, जो भी फोर्स है उसको कैलकुलेट तो करना होता है। वहां पे हमारा लीनियर मोशन के अंदर फोर्स क्या होता है? फोर्स हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या वर्क करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर देता है जब उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो सेम यहाँ पे ये हो रहा है कि रोटेशन के अंदर अगर हम टॉर्क अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उस ऑब्जेक्ट के रोटेशन में चेंज आ जाएगा। तो टॉर्क को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बुक्स में आपको ये इस तरह से भी मिल सकता है, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे। ठीक है, बुक में ऐसे भी मिल सकता है, बट हम कॉपी में मोस्टली ये साइन लिखते हैं। अब इसके बाद बात आती है टॉर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि फोर्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। देखो, अगर मैं लीनियर मोशन में जाऊं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। ठीक पता है? ठीक है, तो अगर मैं आती हूँ टॉर्क के अंदर, तो टॉर्क क्या होता है? हमारा जो टॉर्क होता है ना, उसका जो कैलकुलेशन करते हैं हम, उसको कैलकुलेट करते हैं हम लीनियर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस। मतलब अगर मेरी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है, सपोज इसका सेंटर ये एक्सिस, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी, ये है। ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करती हूँ रोटेशन मोशन में, तो इस पार्टिकल पर जो फोर्स वर्क कर रहा है, फोर्स लीनियर फोर्स मल्टीप्लाई बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी रोटेशन ऑफ एक्सिस से जो इस पार्टिकल की डिस्टेंस है, इसके मल्टीप्लीकेशन को एफ यानी कि लीनियर फोर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा टॉर्क आ जाता है। ठीक है, ये सपोज ये डिस्टेंस अगर मैं आर मान के चलती हूँ, तो वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर। ठीक है, क्लियर है? इतना टॉर्क का फॉर्मूला हो गया वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर। देखो, अगर मैं रिग्ड बॉडी की बात करती हूँ, ये तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए बात हो गई, लेकिन अगर हम रिग्ड बॉडी के अंदर जाते हैं तो वहाँ टॉर्क जो हो जाता है वो होता है आई एल्फा। ये कैसे हुआ आई एल्फा, ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये फॉर्मूला भी मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगी। देखो, ये हो गया। यूनिट क्या होती है टॉर्क की? यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर। ओके, कितनी होती है इसकी यूनिट? न्यूटन मीटर। ये हो गई यूनिट ऑफ टॉर्क। तो अब देखो, अगर मैं इसका डेली लाइफ में अपनी में इसकी इंपॉर्टेंस देखना चाहे एक एग्जांपल से, क्योंकि ऐसे नहीं समझा, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, टॉर्क क्या बता रहा है? टॉर्क बता रहा है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स को उस ऑब्जेक्ट की जो हमारी रोटेशनल एक्सिस है ना, उससे डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा टॉर्क फाइंड आउट होगा। किसी ऑब्जेक्ट का टॉर्क जितना ज़्यादा होता है, वो ऑब्जेक्ट उतनी ही आसानी से रोटेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि टॉर्क होता है हमारा आई अल्फा। अल्फा कितना होता है यहाँ पे? ये हमारा अल्फा होता है हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन।
क्या होता है अल्फा हमारा? एंगुलर एक्सीलरेशन। और एंगुलर एक्सीलरेशन क्या काम करता है? एंगुलर एक्सीलरेशन अगर हमारा बढ़ेगा तो यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है वो इजीली एंगुलरली रोटेशनली मूव कर पाएगी। तो यानी अगर टॉर्क ज़्यादा होगा तो अल्फा ज़्यादा होगा, और अल्फा ज़्यादा होगा तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी, और जब वो इंक्रीज होगी तो वो इजीली मूव कर पाएगी। तो इसलिए जो हमारी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होती है हम उनका टॉर्क बढ़ाते हैं जिससे कि वो इजीली मूव कर पाए। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि फोर्स हमारा फिक्स है, यानी जो हमारी फोर्स की पावर है वो फिक्स है, सपोज वो एक्स न्यूटन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हमारा टॉर्क कम या ज़्यादा हो सकता है ऑब्जेक्ट के अंदर? कि हम उसका टॉर्क घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं? यस, हो सकता है। किससे? जो ये डिस्टेंस है ना हमारी, ये हमारे टॉर्क को कम या ज़्यादा कर सकती है। यानी किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए ये आर पर डिपेंड करेगा, इस डिस्टेंस पर जो हमारी पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, कि किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को अगर हमें उसका मोशन चेंज करना है या फिर वो रेस्ट में है तो उसे हमें मूव कराना है, तो उस कंडीशन पे हमें उस पर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। आर जितना ज़्यादा होगा हमारा टॉर्क भी उतना ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम डेली लाइफ में देखते हैं हमारे जो गेट होते हैं, जो दरवाजे होते हैं हमारे डोर्स, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, सपोज ये यहाँ पे होते हैं इसके हिंजेस, ठीक है, जो हिंजेस होते हैं, जो हमारा जहाँ पे हमारा गेट जो होता है डोर कनेक्ट होता है हमारी विंडो के साथ, और यहाँ पे होते हैं इसके हैंडल। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये हैंडल दूर ही क्यों होते हैं? ये हैंडल यहाँ नहीं लग सकते गेट में, कहीं भी हम इनको फिक्स कर सकते हैं, यहाँ भी फिक्स कर सकते हैं, यहाँ भी, कहीं भी। तो ये हमेशा एजेस पे ही डोर के क्यों फिक्स किए जाते हैं? इसका रीजन ये है, इसका रीजन है टॉर्क। क्यों? क्योंकि वहाँ रोटेशन मोशन हो रहा है, और ये होते हैं हिंजेस जिससे हमारे कनेक्ट है, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अराउंड ही रोटेट होता है हमारा डोर। तो क्या होता है, जब हमारे हैंडल अगर ये दूर होगा तो यहाँ पे टॉर्क ज़्यादा होगा, और टॉर्क ज़्यादा होगा तो हमें गेट को, अपने डोर को ओपन करने में आसानी रहेगी। लेकिन वहीं अगर हम इसको हैंडल को हिंजेस के पास ले आएंगे तो हमें डोर को ओपन करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो क्योंकि इस हैंडल को यहाँ फिक्स करने से ये डिस्टेंस बढ़ गई है आर, ठीक है, तो ये आर बढ़ने की वजह से हमें ज़्यादा टॉर्क मिलेगा और इस डोर को ओपन करना इजी हो जाएगा, ठीक है। वहीं हम एक और एग्जांपल लेते हैं रिंच का। देखो कई बार क्या होता है, हमारे जो नट बोल्ट होते हैं उनको ओपन करने के लिए हम रिंचेस का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, इस तरह से उसको फिट किया जाता है हमारे बोल्ट के ऊपर, और उसको ऐसे सर्कुलरली मूव करा दिया जाता है, ठीक है। ये तो आपने सबने देखा, आप डेली लाइफ में अपनी यूज करते हो। तो उसमें क्या होता है, कई बार हम क्या देखते हैं, रिंचेस जो होता है ना हमारा कभी छोटा होता है, छोटे साइज का, ठीक है, उसकी लेंथ कम होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको हटाओ, इससे नहीं हो रहा, हम लॉन्ग लंबा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा लेंथ का रिंच लाते हैं और उससे उस बोल्ट को ओपन करने की कोशिश करते हैं, और वो उससे इजीली ओपन भी हो जाता है। तो उसका भी रीजन हमारा सेम यही है, टॉर्क। क्योंकि जब हम इस बोल्ट को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो रिंच हमारा ऐसे मूव करता है, और जब ये रिंच मूव करता है तो ये जो बोल्ट होता है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का वर्क करता है, यहाँ पे जो होगा परपेंडिकुलर, जो उसके सेंटर, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड मूव करेगा रिंच हमारा। तो जब हमारा रिंच मूव करेगा तो अगर रिंच का साइज बड़ा होगा, लेंथ लंबी होगी, तो आर ज़्यादा होगा, तो उसी फोर्स के साथ ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आर छोटा होगा तो उसी फोर्स के साथ कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जब टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा तो नट बोल्ट हमारा ओपन नहीं हो पाएगा। बट अगर जब हमने इसके लिए आर बड़ा कर दिया, यानी रिंच बड़ा यूज कर लिया है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा टॉर्क विल बी लार्ज, एंड दैट कंडीशन बोल्ट विल बी ओपन इजीली। तो ये हमारा यहाँ पे टॉर्क का कॉन्सेप्ट होता है कि टॉर्क हमारा किस तरह से हमारे डेली लाइफ में अप्लाई होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इस फॉर्मूले का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताती हूँ कि टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा कैसे और कहाँ से आया है। देखो, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा को पढ़ने से पहले हमें एंगुलर मोमेंटम पढ़ना होगा। देखो, एंगुलर मोमेंटम की मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक फॉर्मूला, एक शॉर्ट डेफिनेशन ही दूंगी, क्योंकि मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगी एंगुलर मोमेंटम को, जब मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी आपको, वहाँ आपको मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए हम सिर्फ इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन और अपने एक छोटे से फॉर्मूले से काम चलाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज
एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पहले हम लीनियर मोमेंटम देखते हैं क्या होता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम हमारी ऑब्जेक्ट के लीनियर मोशन के अमाउंट के बारे में एक्सप्लेन करता है। इसी तरह से हमारा एंगुलर मोमेंटम हमारी ऑब्जेक्ट के रोटेशनल मोशन के अमाउंट के बारे में एक्सप्लेन करता है। हमारा लीनियर एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, लीनियर एंगुलर मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv। ओके, क्लियर है। और अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, देखो यहाँ एंगुलर मोमेंटम हमारा दो फॉर्मूलाज में आता है। एक तो हम निकालते हैं पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम, और एक निकालेंगे हम कंप्लीट हमारी सॉलिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एक पर्टिकुलर पार्टिकल यानी सिंगल पार्टिकल की बात करूं, तो सिंगल पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ठीक है, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। सिंगल पार्टिकल, फोर सिंगल पार्टिकल, तो एल कितना होता है, एल होता है आर क्रॉस पी। ठीक है, यानी वो इसे डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पार्टिकल मल्टीप्लाई लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अगर यानी अगर ये हमारी रिजिड बॉडी है और ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ से सपोज ये कोई पार्टिकल P है या फिर n मान लेते हैं, तो इससे जो इसकी डिस्टेंस है वो वेक्टर r होती है हमारी। ठीक है, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर P, या फिर इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ P क्रॉस r। ओके, क्लियर है। तो L कितना होता है अगर मैं सिंगल पार्टिकल की बात करूँ, ये होता है। बट अगर मैं सॉलिड बॉडी की बात करती हूँ, सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडी के लिए L कितना होगा, देखो याद रखना हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है टो इज इक्वल टू आई अल्फा। हमें इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके लिए पहले हम एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले फाइंड आउट करें। सॉलिड बॉडी के लिए एल इक्वल्स टू होता है आई ओमेगा। अब ये यहाँ ये कहाँ से कैसे आया, ये सब मैं आपको जब एंगुलर मोमेंटम पढ़ाऊंगी ना तब एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अभी के लिए हमें सिर्फ ये दो फॉर्मूले हैं और इनको यूज करते हुए अपना ये काम निकालना है। ठीक है, तो देखो नाउ अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ गया, होता है हमारा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर R। कितना होता है एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर R। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है यहाँ से कि डिफरेंशिएट मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ पे भी एंगुलर मोमेंटम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क यानी एंगुलर फोर्स। ठीक है, तो इसको जब हम इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट डी एल अपॉन डी टी, देखो डिफरेंशिएट करने में हम सिर्फ उस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं जो हमारी क्या हो रही होती है, फिक्स नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। पहले यहाँ हम मोमेंटम की बात करते हैं, मोमेंटम तो डिफरेंशिएट होगा ही होगा। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट किया dp अपॉन dt क्रॉस वेक्टर r। ठीक है, अब यहाँ पे वेक्टर r भी डिफरेंशिएट हो सकता है। कैसे, देखो वेक्टर r क्या है, ये डिस्टेंस हमारी, तो ये पार्टिकल किसी टाइम पे कहीं भी हो सकता है ना, फिक्स थोड़ी कि यहीं भी रहेगा। जब हमारी सॉलिड बॉडी रोटेट हो रहा है वहाँ पे पार्टिकल्स का, तो पार्टिकल कहीं भी होगा, तो इसलिए हम वेक्टर r को भी डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा, वेक्टर P क्रॉस डी आर वेक्टर ओवर डी टी। डिफरेंशिएट का क्या रूल होता है, डिफरेंशिएट फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट सेकंड। यानी अगर ए और बी हमारे पास दो हैं टर्म, तो पहले हम ए को डिफरेंशिएट करेंगे और बी को ऐसे ही रखेंगे, प्लस हम ए को ऐसे ही रखेंगे और बी को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का रूल होता है, तो वही रूल हमने अप्लाई किया। अब डीपी ओवर डी कितना होता है हमारा एफ, कितना होता है एफ, तो ये कितना हो गया हमारा वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर प्लस वेक्टर पी, ये कितना है वेक्टर पी। देखो वेक्टर पी क्रॉस डी आर ओवर डी टी कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, वो हमारा इक्वल होता है वेलोसिटी के। मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो
अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर कितना होता है हमारा, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला ये तो होता है ना, मल्टीप्लाई ऑफ फोर्स, अप्लाइड फोर्स विद द डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको हम टॉर्क लिख सकते हैं प्लस डी एल अपॉन डी टी प्लस पी क्रॉस वी, देखो पी को क्या लिख लेंगे, एम वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, और v क्रॉस v कितना होता है, 0। जब हम दो सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आ जाता है, ठीक है। तो डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू टॉर्क के इक्वल आ गया ये, ठीक है। तो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड रोटेशनल फोर्स मींस अप्लाइड टॉर्क। हमें क्या प्रूफ करना है, ये फॉर्मूला। हमने टॉर्क, जब हमने टॉर्क को पढ़ा था इसमें एंगुलर मोमेंटम, जब हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था तो उसमें दो फॉर्मूले फाइंड आउट किए थे ना, एक तो L इज इक्वल टू पी क्रॉस आर, और दूसरा फॉर्मूला हमारी सॉलिड बॉडी के लिए था आई ओमेगा, ओके। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो टॉर्क इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी ओवर डी टी आई ओमेगा। आई कितना है हमारा, आई है हमारा इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्म में ये फॉर्मूला था हमारा, ये होता है हमारा फॉर्मूला। वो कहाँ से आया, कैसे आया, ये मैं जब आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी ना एंगुलर मोमेंटम, उसमें आपको सब समझ आ जाएगा। तो आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, जो हमारे मास के इक्विवेलेंट होता है। ये क्या होता है, फिक्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो इसको तो हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा हमारा आई डी ओमेगा अपॉन डी टी, और डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विच इज इक्वल टू द एंगुलर एक्सीलरेशन, और एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होता है हमारा अल्फा। सो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। क्लियर है, आगे आपको समझ अच्छे से क्या हुआ है और कैसे हुआ है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारा टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा आ जाता है, ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम दो तरह से इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये एक तो ये हो सकता है डी एल अपॉन डी टी, और एक फॉर्मूला हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं एफ क्रॉस आर टॉर्क के लिए, और एक फॉर्मूला आई अल्फा टॉर्क के लिए। तो यहाँ पे हमारे कितने फॉर्मूले हमारे इस चैप्टर में आए हैं टॉर्क के लिए। एक तो होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू, सेकेंड एंड थर्ड, सबसे सिंपल एंड बेसिक वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर, और डी एल अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड आई अल्फा यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्म में, ठीक है। जब हमारे अप्लाइड फोर्स और डिस्टेंस हो तो उसकी फॉर्म में, मोमेंटम की फोर्स फॉर्म में, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्म में। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।